हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मैंने जैसे कि पहला क्लास लगा दिया, अगर उन्होंने नहीं देखा है जिन्होंने, वो जाके देख लें। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन है कट ऑफ के रिगार्डिंग, बहुत सारी क्वेरी आती रहती है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। एक मैंने शॉर्ट्स भी उसके लिए डाल दिया है, तो एक अराउंड उसके आसपास है, तो आप प्रिपरेशन के लिए लगिए मेंस प्री। और ये जो कोर्स है वो एसएससी के, मतलब एसएससी से आप प्री कर रहे हैं, चाहे मेंस कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल, सीपीओ, जेई, या फिर जीडी, या फिर कोई भी एग्जाम हो एसएससी रेलवे से रिलेटेड, आप सबके लिए कंप्लीट कोर्स है और फ्री है, बिल्कुल फ्री है विथ पीडीएफ। ठीक है, आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा विद प्रॉपर डिस्कशन। आपको एक प्रॉपर प्राइवेट ग्रुप भी आप बोलेंगे तो जिसको जरूरत समझ में आएगी कि मुझे, कुछ लोग जैसे एक डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे एक प्रॉपर मंथली, जैसे 3 मंथ का या 2 मंथ का प्लान बताइए। 2024 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी बोला, लेकिन अभी मेरे पास उतना वो नहीं हो पा रहा है मैनेज। अगर मुझे ज़्यादा बच्चे मिले, 100+ मिले, तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 तक करा दिया था। अब इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, और ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, तो ये मत परेशान हुई कि हिंदी में ही करा रहे हैं इंग्लिश में ही करा रहे हैं, दोनों में है। मैं समझाऊंगा प्रॉपर, हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में समझाऊंगा, और आपको जो पीडीएफ है वो दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी चैनल पे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। और इसी समय, मैं आगे भी बताऊंगा, इसमें मॉर्ले मिंटो भी बोला जाता है। और प्लस इसी समय कम्युनल वो आया था सेपरेशन। ठीक है, जिसमें कि मुस्लिम के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, और मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ सेपरल कम्युनिज्म। ठीक है, गवर्नमेंट, ये हिस्ट्री में बताऊंगा वैसे, लेकिन अभी बता दिया आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 1-2 पॉइंट होगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये 3 है। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में, इन तीनों में एक एक 2-2 पॉइंट है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अब देखिए क्या हुआ ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं। हुआ क्या कि 1957 में, 18 सॉरी माफ कीजिएगा, 1857 में क्रांति होती है। अब जब क्रांति होती है तो चीजें बिगड़ जाती हैं। उस समय क्या था ना, गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे कैनिन। ठीक है, कैनिन। जब क्रांति होती है, आप ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, तो उस समय कैनिन थे गवर्नर जनरल। और जब चीजें खराब होती हैं, हर जगह लड़ाई हो जाती है और ब्रिटिश काफी कमजोर होने लगती है, तो ब्रिटिश को एक चीज समझ में आती है कि अगर अभी हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें इंडिया को बहुत जल्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये चीजें कैनिन को समझ में आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, EIC, उसको उन्होंने कमजोर करने की कोशिश तो पहले से ही शुरू कर दी थी, चार्टर एक्ट में भी मैंने बताया था। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। लेकिन 1858 में टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके उन्होंने क्या किया, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी परिशासन परिसमापन हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, मतलब बंद कर दी गई। अब क्या हो गया, ये क्राउन के अधीन आ गए। जो टोटली जो था इनका वो प्रोसीजर, वो पूरा क्राउन के अधीन चला गया। अब क्या हुआ, इंडियन जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश के अधीन हो गई टोटली, देखा जाए तो। और वो चलने लगी किसके नाम पे, क्वीन के नाम पे, जो वहां की रानी होती थी, उनके नाम पे ये चलने लगी। अब इसका कारण क्या था, बैकग्राउंड में मैंने आपको बता दिया कि 1857 की क्रांति के बाद ये लाना मजबूरी पड़ गया, नहीं तो उसके 5 साल पहले ही 1853 में आया हुआ था। ठीक है, जब चार्टर एक्ट आया था तो इतना जल्दी जरूरत थी नहीं, 10 से 15 साल तो एटलीस्ट चलते ही चार्टर एक्ट। लेकिन उस समय नीडेबल था कि अब लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे जो बैलेंस है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, जो कि पिट इंडिया एक्ट 84, पिट इंडिया एक्ट 1784 में बने थे। ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। जो भी लोग पिछले क्लास नहीं देखे उसको जाके पहले पिछली क्लास चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखें तो आपको समझ नहीं आएगा। और ये मैं कंप्लीट प्रॉपर कोर्स करा रहा हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और वीडियो को प्रॉपर कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। अब आती है बात की, जो ये थे, पावर थे, वो कहाँ गया। अब पावर तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनको पावर मिली हुई थी। तो उनकी जगह पे क्या हुआ ना, एक सेक्रेटरी बैठाया गया, सेक्रेटरी, सचिव जिसको बोल देते हैं आप हिंदी में, सेक्रेटरी बैठाया गया। अब इनका काम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनको बोला गया। अब इनका काम क्या था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होता था ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होता था, उसका एक मेंबर होता था कोई, उस मेंबर को यहाँ पे सेक्रेटरी बनाया दिया जाता था। तो जो इंडिया की बात होती थी वो वहां पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता था भारत को, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को उस समय, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया होती थी, तो वो सब जो पावर थी वो सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, एक नया पोस्ट ही समझ लो नियुक्त कर दिया गया। और मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये पोस्ट अबॉलिश होगी 1947 वाले इंडिपेंडेंस एक्ट में, इस पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये करीब करीब 90 साल चलेगा। तो 1857 में एक सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई, जिस पोस्ट को आप लोग टोटली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी, जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, बहुत सारे पावर इनको दे दिए गए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेक्रेटरी की पोस्ट कब स्टार्ट हुई, तो उस समय कब स्टार्ट हुई है, ये हुई है आपके 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। अब सवाल उठता था कि भाई बहुत सारे सवाल उठे थे कि पहले तो इसमें आप देख सकते हैं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी ब्रिटिश एमपी एंड मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए। ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, 15 मेंबर के असिस्टेंट से उसे, मतलब 15 मेंबर जो होते थे उसे असिस्ट करते थे और उसको बताते थे, और चीजों को वो फिर उस हिसाब से सॉल्व करता था, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया की बात को रखता था। तो ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया ना कि वो दिखाने के लिए हो गया ना कि भाई मैं आपका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कोई ना कोई कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये चीजें हो गई। फिर इस एक्ट में क्या हुआ, दिस एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। अब क्या हुआ ना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे लूटते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब क्या हुआ, ये डायरेक्ट बोले भाई ब्रिटिश रूल कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। दिस एक्ट अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हुआ था पिट इंडिया एक्ट में, उसको ये खत्म कर दिए, ठीक है। किस एक्ट में, 1858 वाले एक्ट में। बहुत सारा इनको चेंजेस लाना पड़ा इस एक्ट में। दिस एक्ट आल्सो इंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी लाए थे, ठीक है, डलहौजी लाए थे। और इसमें बहुत सारी, जैसे झांसी गई थी, सबसे पहले सतारा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन गया था, तो सतारा गया था, इसमें झांसी भी था, ईयर पूछ देता है। तो ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में बताई जाएंगी, लेकिन ये जान लीजिए कि इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एंड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन होता है कि पहले सेक्रेटरी कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो लॉर्ड स्टैनली थे, लॉर्ड स्टैनली जो थे पहले सेक्रेटरी थे इस ब्रिटिश इंडिया के लिए, ठीक है, जो कि वहां पे पीएम के कैबिनेट के भी मेंबर थे, और वो हमारे वो भी थे, मतलब यहाँ के रिप्रेजेंटेशन थे, और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। अब बात आती है वायसराय की। वायसराय देखिए पहले क्या था, विलियम बेंट, पहला मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा बंगाल। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक। कब बने, विलियम विलियम बेंटिक बने, वो बने 1833 के चैप्टर एक्ट के बाद। अब क्या हो गया ना, ये यही पोस्ट को वायसराय बोला गया। वायसराय कौन हो गया, वायसराय हो गए पहले लॉर्ड कैनिंग। कब बने, 1858 में लॉर्ड कैनिंग। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आ जाता है। ये मेजर चीजें इसमें देखिए हो गई, मैंने बता दिया 15 मेंबर। देखिए अब उसमें क्या क्या होगा कि भाई अब टोटली आप डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी हो गए हैं। आप यहाँ पे आपको एक सेक्रेटरी दे दिया गया जो कि वहां का मेंबर होता था पार्लियामेंट का, 15 मेंबर उसे असिस्ट करते थे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया गया, पिट इंडिया एक्ट में जो डुअल गवर्नमेंट हुई थी वो भी एंड कर दिया गया। तो ये सब चीजें हुई, और पहले स्टैनली बने पहले सेक्रेटरी, और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने, ठीक है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1900। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वाले सिस्टम में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे आज के समय में कोई मिनिस्टर बनता है, मान लीजिए अब मिनिस्टर बना, तो उसको मान लो कि दे दिया गया रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, जैसे मान लो रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो उनको दे दिया गया। अब उनका पोर्टफोलियो क्या हुआ, वो रेलवे मिनिस्टर है, उनका पोर्टफोलियो हुआ। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अच्छा आप बोलेंगे कि 3 साल बाद ही क्यों आया, एक्चुअली क्या हुआ ना, वो बहुत जल्दीबाजी में आया था, उसको बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत नहीं कर पाए थे उस पर। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सब, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 के बाद उनके पास इतना टाइम था नहीं, तो उन्होंने 1 साल के अंदर में ही 8-9 महीने, मतलब अभी इंडिया हुआ था 1858 में, तभी उन्होंने नया रूल ला दिया और बोल दिया भाई अब तुम ब्रिटिश के रूल में हो, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में हो। अब फिर हुआ क्या कि जो ये 1861 आया, तो उस समय तक इन्होंने कुछ चीजों को समझा और चीजों को और इम्प्रोवाइज किया और फिर से इंप्लीमेंट किया 3 साल बाद, ठीक। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमली राजा बनारस को, ठीक है, 3 इंडियन मेंबर को, क्योंकि बहुत सारी बात होने लगी ना उस समय कि भाई आप इंडियंस को नियुक्त कर नहीं रहे हैं, आप हर जगह इंग्लिश को नियुक्त कर रहे हैं, तो भाई हमारा क्या काम, हमारे देश में आके आप हमारी चीजों को ले रहे हो और हमें ही परेशान कर रहे हो। तो वो चीजें जब होने लगी, जब बात बढ़ने लगी, इस वजह से 1857 की क्रांति भी हुई, तो उनको समझ में आया कि नहीं कुछ इंडियंस को रखना होगा। तो उन्होंने क्या किया, राजा बनारस को रखा, महाराजा पटियाला को रखा और सर दिनकर राव को रखा। ये 3 लोग को, इंडियन मेंबर को उसमें उन्होंने डाला। फिर बात आई कि उसके बाद उनका क्या था, तो इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव पावर था वो रिस्टोर कर दिया गया गवर्नर काउंसिल, मतलब जो कि जो पहले क्या हुआ था ना, पहले क्या किया गया था कि जो
हमारे मतलब पावर थी वो बंगाल के गवर्नर के पास थी, बंगाल के गवर्नर के पास थी, ठीक है, गवर्नर बंगाल के। लेकिन बाद में क्या किया इस एक्ट ने, वो रीस्टोर कर दिया, फिर मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर को दे दिया गया। ये चार्टर एक्ट 1833 में हुआ था। ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। पहले सेंट्रलाइज वर्क होता था कि मतलब सेंटर के पास पावर होगी। जैसे मान लो एग्जांपल में बोला जाए कि इस समय मान लीजिए पीएम है हमारे मोदी, तो उनके पास ज्यादा पावर देखी जाती है। थोड़ा सा लोग लगते कहते भी वो डोमिनेटिंग है, तो कैसा है नहीं, ठीक है। तो ये चीजें उस समय क्या हुई कि फिर वो धीरे धीरे जैसे लोकलाइज पावर करने लगे कि भाई लोकल पावर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, पंचायत सिस्टम है, तो प्रधान के पास भी एक बेसिक पावर है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो छोटी सी गांव की समस्या के लिए आपको आपने मतलब कि मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता। तो वो सब चीजें सॉल्व होने के लिए, लोकल पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, मद्रास और बॉम्बे को दे दिया पावर। अब आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 92, ठीक है, 1892। अब ये देखिए, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। द मेंबर वर कर राइट टू आस्क क्वेश्चन। मेंबर को क्या किया ना कि वो क्वेश्चन आस्क करने की परमिशन दे दी, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, ये इसका ड्रॉबैक था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ पाएंगे 1919 वाले एक्ट में, उनको परमिशन मिलेगी, ठीक है। और वो मैटर किस मैटर पे वो पूछ सकते थे, तो पब्लिक इंटरेस्ट, बट हैड टू गिवन नोटिस ऑफ 6 days, ठीक है। 6 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब आता है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था। मैं इसमें बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा जो कि इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताते चल रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें मॉर्ले कौन है, मिंटो कौन है, ठीक है। मॉर्ले हमारे सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उस समय के, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी हैं, ठीक है, सॉरी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और पीएम के कैबिनेट के मेंबर भी हैं, कैबिनेट के मेंबर भी हैं। आप समझ में आया ये बात। मिंटो कौन है, मिंटो उस समय के वायसराय है। अब मैं बता दे रहा हूं, इनको फादर ऑफ कम्युनल भी बोला जाता है। क्यों, इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट में क्या हुआ कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया, मतलब वो उसी में इलेक्ट होंगे जहां पे कि मुस्लिम वोट्स देंगे, ठीक है, उनके लिए पर्सनल वो चीजें बना दी गई। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, देखिए उसका बैकग्राउंड में बताऊं। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। अब जब मुस्लिम लीग बनी तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि चीजें अब वो जा रही हैं, इंडिया को डिवीजन करना है, जब डिवाइड करेंगे तभी तो रूल कर पाएंगे, और ब्रिटिश का हमेशा से था। तो उन्होंने क्या किया, जब मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की, उनको दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए अलग से मेहनत करवा रहा हूँ, उन्होंने एक दिमाग दिया कि भाई मैंने रूल तो तुमसे लिया है। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो दिल्ली का उस समय सल्तनत में कौन था, मुगल थे। मुगल से अगर रूल लिया तो मुगल मुस्लिम थे, तो मुस्लिम से रूल लिया। लेकिन अभी तुम देखो कि मुस्लिम मतलब बहुत ज्यादा लॉस में है, बहुत ज्यादा नुकसान है, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने दिमाग मतलब जबरदस्ती लड़ाई उलझाने की कोशिश की, और उन्होंने इस मुद्दे को रख के मुस्लिम लीग धीरे धीरे बनवा दिया, जिसमें आगा खान जी थे। जब मुस्लिम मुस्लिम लीग बनी, इसमें शिमला मिंटो के साथ शिमला में मीटिंग भी हुई थी इस मुद्दे पे, ठीक है। जब मुस्लिम लीग बनी तो फिर वो चीजें इन लोगों को समझ में आई कि अब हिंदू मुस्लिम वाला एक वो फाइट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो सीन नहीं क्रिएट करेंगे तो हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे वो एक्टिविटी शुरू होने लगी थी, जैसे कि हमारे उस समय पे जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगे थे। जैसे उसमें सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, वो लोग बहुत एक्टिव हो गए थे। उसके बाद रासबिहारी घोष बहुत एक्टिव हो गए थे, ठीक है। बहुत मतलब जितने भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत एक्टिव हो गए थे। तो उनको समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसमें क्या क्या हुआ 1909 में, ठीक है। ये बैकग्राउंड मैंने बता दिया। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, दोनों का साइज बढ़ा दिया। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव रेज 16 से 60। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव का मेंबर 16 से 60 किस वाले एक्ट में बढ़ा दिया गया, तो वो था 1909 में। ये देख लीजिएगा 1909 रिफॉर्म में क्या और हुआ। इट इनलार्ज द डेलिबरेटली फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। फॉर द एग्जांपल मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैंने बताया ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पहले 1992 में नहीं था अलाउ, बस क्वेश्चन आस्क कर सकते थे बजट पे। लेकिन अब क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन, ठीक है। अब बजट पे क्वेश्चन भी आना। इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज हुई कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहले जो थे वो सत्येंद्र कुमार सिन्हा, 1909 एक्ट में इनको लाया गया। वो कौन बने, लॉ मेंबर बने। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सत्येंद्र सिन्हा कौन से मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने, तो लॉ मेंबर बने। आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय कौन थे जो कि वायसराय काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बने, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था, तो मिंटो थे। उस समय कौन सा एक्ट था, 1909 था। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आएगा तो मुझे लगता है अब इन चीजों को आप आराम से कर ले जाएंगे। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले पूरी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन
उन्होंने किया, मुस्लिम को मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट में बांट दिया और वहां पे उन्होंने बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा, और इस एग्जाम नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जितनी जीएस की तैयारी आप पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। एसएससी यूएसएससी के लिए तो मोर देन सफिशिएंट मैं करा रहा हूँ, लेकिन अगर पीसीएस भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम बिना निश्चिंत मतलब बिना कुछ सोचे समझे आराम से निश्चिंत होके तैयारी करिए, आपका टोटली इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हुआ क्या ना कि प्रोविंशियल लेवल पे देखिए, अगर कुछ ना मिले तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रोविंशियल लेवल पे क्या हुआ, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। डायरकी में क्या हुआ कि मतलब कि दो रूल बनाए गए, रूल ऑफ टू, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड पॉपुलर मिनिस्टर वाज इंट्रोड्यूस। द गवर्नर वाज टू बी एग्जीक्यूटिव हेड इन द प्रोविंसेस। अब इसमें दो रूल बनाए दिए गए, मतलब प्रोविंशियल में। अब मैं कुछ चीजें बोल दे रहा हूँ, वो आप मतलब कि उस चीज को आप लिख लीजिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या ना कि पहली चीज, एक चीज और मैं बता दूं, इसी समय बाई कैमरल इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, और डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन भी कंट्री में हुआ था। और कभी बहुत बार पूछ देता है तो विट्ठल भाई थे जो कि पहले हमारे वो स्पीकर बने थे, विट्ठल भाई, वो भी क्वेश्चन पूछ देता है फर्स्ट स्पीकर, इंडियन स्पीकर कौन था, तो विट्ठल भाई थे। ठीक है, डायरकी बनाई गई, डायरकी में दो सब्जेक्ट बनाए गए, ट्रांसफर और रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर सब्जेक्ट था, जिसमें कि गवर्नर मिनिस्टर के एड पे उस चीज को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट क्या होता था, जो गवर्नर अपने पास रखते थे, जो कि आज भी जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि गवर्नर के पास होती है, समझ लीजिए उसी टाइप का। ठीक है, डायरकी मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, दो गवर्नमेंट, इस ये टर्म आता है डाई आर्क से। ठीक है, मीन्स मतलब डबल रूल, दो लोग का रूल। अब ये चीजें लेकिन उतनी सक्सेस नहीं हुई प्रोविंशियल लेवल पे, तो इसको बाद में 1935 वाला जब एक्ट आएगा ना, तो इसको सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि ये जो एक साइमन कमीशन आया था, साइमन का गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी लाठीचार्ज से, वो साइमन ने ही रिकमेंड किया था कि इसको आप प्रोविंशियल से हटा के सेंट्रल में करिए। ठीक है, अब लेजिस्लेचर क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल वर फर्दर एक्सपेंडेड, 70% मेंबर वर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, 70% मेंबर अब इलेक्टेड होंगे। द सिस्टम ऑफ कम्युनल क्लास इलेक्टोरेट वाज फर्दर कंसोलिडेटेड, मतलब जो कम्युनल वो सेपरेट इलेक्टोरेट बना था उसको इन्होंने क्या किया, और ज्यादा मतलब बढ़ा दिया, जिसमें जैसे सिख को देने लगे, और भी मतलब जो कम्युनिटी थी उनको धीरे धीरे ये बढ़ाने लगे और चीजों को खराब करने की पूरी कोशिश करने लगे। ठीक है, फिर उसके क्या हुआ, वुमेन्स को इन्होंने क्या किया, राइट दे दिया वोट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स को राइट कब मिला, 1919 वाले एक्ट में मिला। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई है 1919 में। कम्युनल को इनको वुमेन्स को राइट वोट करने का मिल गया था। ठीक है, गवर्नर वेटो विल इशू द ऑर्डिनेंस। ठीक है, गवर्नर के पास वीटो था कि इशू कर सकता था कोई बिल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट द बजट बट द गवर्नर काउंसिल रीस्टोर इट। इट इज नेसेसरी द लेजिस्लेचर एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब चीजें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ, वुमेन्स को राइट मिला, और बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बार। उसके बाद एक दो चीजें मैं और बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन था इसी एक्ट के थ्रू आया था, और 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस के लिए बना था। ठीक है, पहला ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए इसी वाले में आया था। ठीक है, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और क्रिश्चियन के लिए। ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन के लिए आया था। इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन एंग्लो सिख कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था। उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हुई थी, और मतलब इन सब चीज़ों पे हुआ था। तो ये तीन चार चीज़ें याद कर लीजिएगा। अब 1935 आते, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई। ठीक है, प्रोविंशियल से डायरकी हटा दी गई। द एक्ट गिव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। ठीक, डायरकी वॉज अबॉलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल एंड द इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल। मैंने अभी बता दिया था, इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द गवर्नर वाज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये तो पहले भी आपको पता है, एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर ही होते थे। डायरकी एट द सेंटर। द सब्जेक्ट अंडर द फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रिजर्व एंड ट्रांसफर। ये भी मैंने पहले बताया था कि वो जब प्रोविंशियल लेवल पे भी था तब भी था। रिजर्व लिस्ट क्या होती थी कि वो रखी जाती थी, गवर्नर अपने पास रखते थे, और ट्रांसफरेबल लिस्ट होती थी, मिनिस्टर के पास होती थी। ठीक है, वो अभी भी चलता है सिस्टम। अब देखिए इसमें और क्या क्या हुआ, फेडरल कोर्ट बना। फेडरल कोर्ट में क्या हुआ कि Federal court was established at Delhi for the resolution dispute between provincial and also between the central and the provinces. It was just to had one chief justice and not more than 6 जज। मतलब टोटल 7 जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे और एक 6 जज होंगे। ठीक है, और ये क्या फेडरल कोर्ट मतलब लाइक सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में बना। क्यों बना, क्योंकि प्रोविंशियल में झगड़े हो रहे थे, प्रोविंशियल और सेंट्रल में झगड़े हो रहे थे, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, दिस एक्ट यूज द डायरेक्ट इलेक्शन
इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसमें देखिए उस समय भी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और इसमें क्या हुआ ना, डायरेक्टली इम्प्रूव मतलब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई थी। ठीक है, और भी चीज़ें हुई थी जैसे कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन इट्स सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक, बोथ द प्रोविंशियल एंड फेडरल फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज सेट अप टू कंट्रोल द इंडियन रेलवे। रेलवे अथॉरिटी बन गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उस समय देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, इस समय जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है ना, जैसे दो स्टेट हैं, मान लो दो स्टेट हैं, यूपी और बिहार है मान लो, या एमपी है। यूपी एमपी क्या कर रहे हैं कि भाई ये दोनों ज्वाइंट होना चाह रहे हैं कि मतलब कि दोनों मेरा साथ में मिलके एग्जाम करा दो, तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता था। तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया इस समय। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट प्रोविंशियल लेवल पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर इंप्रूव हुई थी। बैंक, हाँ, आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक बना था उस समय। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। ठीक है, डिप्रेस क्लास के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि वुमेन्स और लेबर वर्कर के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया, जिसके लिए गांधी जी वो जेल में उन्होंने मतलब कि खाना बंद कर दिया था और उन्होंने हड़ताल में बैठ गया था। फिर बाद में गांधी और अंबेडकर जी का पैक्ट हुआ था। ठीक है, साइन पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आता है 1857। 1857 में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें माउंट बेटन प्लान से भी जाना जाता है। 1947 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसको माउंट बेटन प्लान से भी जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। माउंट बेटन प्लान में क्या हुआ ना कि डिवाइड किया गया इन दोनों को, ठीक, दो कंट्रियों को, और कॉन्स्टिट्यूशन इन लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को डिसाइड हुआ कि इनको आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर प्लस जो कॉमनवेल्थ में थे उनका जो फंक्शन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मतलब कि अपना ड्राफ्ट कर लें उसके लिए टाइम दे दिया गया। और मतलब पूरी प्रोसेस जो कि हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन जैसे सब सेक्रेटरी का एबॉलिशन होता है। फिर 15 अगस्त को अनाउंस हो गया, माउंट बेटन प्लान बोला जाता है। तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए, मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। और मुझे लगता है ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की आज आखिरी क्लास थी, इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग आर्टिकल से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।